मित्रों, आप सबका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। शब्द प्रकार। अब देखिए, भाषा संस्थान हिंदी पाठ भाग 6 शब्द प्रकार। ये जो हमारी हिंदी है ना, ये हिंदी 6 प्रकार के शब्दों से सुसज्जित है। 6 प्रकार के शब्दों से ये संबलित है। और वस्तुतः भाषा है, भाषा की अपनी विशेषता होती है। भाषा के बारे में वैज्ञानिकों ने, भाषाविदों ने, वैयाकरणों ने एक व्यवस्था बनाई हुई है। उस व्यवस्था को यदि हम समझ लें तो भाषा हमारे वश में आ जाती है। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, यदि आपको सफल होना है जीवन में तो भाषा की दोनों विधाओं में आपको सशक्त होना होगा। एक विधा है लिप्यात्मक भाषा, शुद्ध लिखना आना चाहिए, और दूसरा है ध्वन्यात्मक भाषा, जो बोली जाती है, की जाती है। दोनों भाषा को समन्वय करके व्याकरण के विद्वानों ने भाषा का स्वरूप तय किया है। तो जब भाषा पर अनुसंधान किया गया तो हिंदी भाषा में पाया गया मुख्य रूप से 5 प्रकार के शब्द पाए गए। वो 5 प्रकार के शब्द कौन कौन से हैं? देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं। यानी एक शब्द होता है जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। तो अर्थ के आधार पर कितने शब्द होते हैं? अर्थ के आधार पर 2 शब्द होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक और निरर्थक 2 प्रकार के शब्द होते हैं। ये देखिए, सार्थक और निरर्थक 2 होते हैं। और व्युत्पत्ति रचना के आधार पर भी शब्दों के निर्माण होते हैं। व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर यदि देखें आप तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो सुनिए और ध्यान रखिए। ये जो भेद है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, वो 3 प्रकार के शब्द माने जाते हैं। रूपांतर या परिवर्तन के आधार पर शब्दों के बहुत सारे भेद होते हैं। रूपांतर से मतलब है रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पे शब्दों के जो भेद होते हैं, एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। विकारी का मतलब होता है वह शब्द जो बदलता रहे, और एक शब्द वो होता है जो कभी नहीं बदले, हर स्थिति में, जो हर स्थिति में नहीं बदले, न लिंग के कारण, न काल के कारण, न वाक्य के कारण, न शब्द के कारण, हमेशा एक रूप रहे जो शब्द, उसे कहते हैं अविकारी शब्द। यानी परिवर्तन रहित और परिवर्तन सहित, ये 2 प्रकार के शब्द हमारे रूपांतर के आधार पे हुआ करते हैं। इनको हम 2 यहां लिख देते हैं। एक होता है शब्द शक्ति के आधार पे। शब्द की शक्ति होती है, आपने सुना, शक्ति तो सजीवों में होती है, लेकिन व्याकरण के विद्वानों ने शब्दों में भी शक्ति की अवधारणा को बता रखा है। तो ये शब्द शक्ति जो है वो 3 प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों की रचना होती है। और एक बताया है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कुल 6 प्रकार के होते हैं। आपको पता है, कई बार यही प्रश्न पूछ लिया जाता है, बताइए अर्थ के आधार पर शब्द भेद कितने हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द भेद हैं सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। मुझे तो लगता है इतनी सी बात जान के कुछ क्वेश्चन आप ऐसे निपटा दोगे। इसके बाद है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द। तो इसके बारे में हमने बताया कि व्युत्पत्ति रचना के आधार पर शब्द होता है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। योग रूढ़ 3 प्रकार हो गया। रूपांतर और परिवर्तन के आधार पर एक विकारी, क्या होगा? एक विकारी यानी विकृत होने वाला, और दूसरा होगा अविकारी यानी जो बदलता ना हो। इसको हम सबको स्पष्ट रूप से आगे चल के आपको सबको बताएंगे हम। रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 प्रकार हैं, और शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं, है ना। इसमें अभिधा शब्द शक्ति, शब्द के प्रकार की बात चल रही है ना, तो हम देखिए शब्द के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे। शब्द होता है 3 प्रकार का, और वो है वाचक शब्द। क्या है? एक तो है वाचक शब्द, एक है लक्षक शब्द। लक्षक, लक्षणा से होने वाले की वजह से इसको कहते हैं लक्षक शब्द।
और तीसरा होता है व्यंजक शब्द। ये देखिए, वाचक, लक्षक और व्यंजक, ये 3 प्रकार होते हैं शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के प्रभेद। इसकी व्याख्या जानना बहुत आवश्यक होगा, इसको सबको समझेंगे हम। और उत्पत्ति या ऐतिहासिकता के आधार पे तो आप जानते हो शायद, मुझे लगता है, और वो है तद्भव, तत्सम, अर्ध तत्सम, फिर है आपका देशी, विदेशी और मिश्रित। इस प्रकार से इसके 6 विभेद है। कौन कौन से हैं इसके देखिए, नंबर 1 है तत्सम, अर्ध तत्सम, और क्या होगा तद्भव, विदेशी, देशी और मिश्रित और मिश्र। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 प्रकार के शब्द। तो ये जो आधारभूत बात है, ये पता है राजस्थान सरकार के द्वारा जो परीक्षा ली जाने वाली है हिंदी की, उसमें प्राथमिक शिक्षक के रूप में जिनकी नियुक्ति होनी है, उसमें इस प्रश्न को पूछा जाएगा। इस प्रकार से शब्दों के प्रकार हैं ये, आपको ये ध्यान रखना है। तो अर्थ के आधार पे सार्थक, निरर्थक, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पे हमारे पास 3 शब्द हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूपांतर के आधार पर यानी परिवर्तन के आधार पर शब्द हमारे पास है विकारी, अविकारी। और शब्द शक्ति के आधार पर हमारे शब्द हैं वाचक शब्द, लक्षक शब्द, व्यंजक शब्द। वाचक शब्द होता है अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत, लक्षक शब्द होता है लक्षण शब्द शक्ति के अंतर्गत, और व्यंजक शब्द होते हैं व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत। इस तरह से इनके बनते हैं। और तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशी और मिश्र, ये जो 4 प्रकार हैं, ये हमारे उत्पत्ति या ऐतिहासिकता के आधार पर बनने वाले शब्दों के प्रकार हैं। इसको और विस्तार से देखें और हम खोल के देखें तो हमारे सामने ये बात स्पष्ट आएगी सामने कि हम सार्थक और निरर्थक देखते हैं। सबसे पहले पहला भेद कौन सा है? सार्थक और निरर्थक। देखिए, सार्थक शब्द है पुस्तक, लता, भवन, मनुष्य, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या है? सार्थक शब्द है। और उसके बगल में देखो मैंने शब्द लिखे हैं लछेड़, लोड़ई, पेंडुच, ये सब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ये सारे शब्द कैसे हैं? ये सब निरर्थक शब्द हैं, ये निरर्थक हैं, कोई अर्थ नहीं इसका। और ये शब्द कैसे हैं? सब के सब सार्थक हैं। तो क्योंकि हिंदी भाषा में जिन शब्दों का हिंदी भाषा के संबंध में कोई अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक कहते हैं, और जिसका कोई अर्थ होता है उसे सार्थक कहते हैं। ये वाला प्रश्न, सार्थक और निरर्थक वाला प्रश्न, रीट एग्जाम में आया हुआ है, पहले पूछा गया था। उससे संबंधित दूसरी बातें पूछी जा सकती हैं, तो हमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए रूढ़, यौगिक, योगी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा रोचक है। ये रूढ़ यौगिक की जो बात है ना, ये बहुत ही रोचक है, बहुत ही प्यारी बात है। इसको समझिए आप। वे शब्द जिसको हम आगे और तोड़ ना पाए, एकदम मूल शब्द जो होता है हिंदी भाषा को, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, वे शब्द जिन्हें हम आगे और हिस्सों में तोड़ ना सके उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखिए छोटे छोटे शब्द हैं, जल, स्थल, पान, घर, द्वार, टेबल, कुर्सी आदि जो शब्द हैं, ये सब के सब कैसे शब्द हैं? रूढ़ शब्द हैं। अच्छा, यौगिक, यौगिक का मतलब है योजन से बना हुआ, जोड़ के बनाया हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, जल में हमने ई प्रत्यय कर दिया। जल में क्या किया हमने? जल है और ई प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया जलीय। स्थल है, हमने ई प्रत्यय कर दिया तो क्या बन गया? स्थलीय। ऐसे हम शब्द लेंगे माता पिता, माता पिता, तो माता पिता शब्द कैसा है? जलीय शब्द कैसा है? जलीय शब्द, स्थलीय शब्द, पानी, पानी से ई प्रत्यय जो पानी, पानी संस्कृत शब्द है और तत्सम है। तो पानी से जो प्रकृति अलग करते हैं, तो पानी और ईय, पान और ईय, इसकी प्रकृति प्रत्यय क्या करेंगे? पान और ईय।
पान और ईय। इस प्रकार आप देखते हो ये यौगिक है, क्योंकि इसमें कोई न कोई शब्द, कोई न कोई प्रकृति प्रत्यय जोड़े गए हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे यौगिक शब्द। तो बड़ा स्पष्ट इसका विचार आ गया कि ऐसा मूल शब्द जिसको आगे तोड़ा ना जा सके वह रूढ़ है, जिसको, जिन शब्दों को हम जोड़ के बनाते हैं, किसी समास से जोड़ते हैं, संधि से जोड़ते हैं, या फिर प्रकृति प्रत्यय से जोड़ते हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं यौगिक शब्द। और योग रूढ़ शब्द जो है, और योग रूढ़ जो शब्द है, योग रूढ़ शब्द में आप देखेंगे कि दो शब्द जुड़े हुए तो हैं। देखिए, दो शब्द तो यहां भी जुड़े हैं। जैसे यहां देखिए, मैं यहां पे शब्द लेता हूं, एक शब्द लेता हूं विद्यालय। ये देखो आप, विद्यालय। अब विद्यालय शब्द जो है यौगिक है, क्योंकि विद्यालय जो है एक खास भवन के लिए प्रचलित शब्द है। लेकिन लोकसभा, पीतांबर, जलद, ये सारे शब्द जो है ना, ये यौगिक तो हैं। यौगिक के साथ साथ ये जो इनका शब्द, जो इनका अर्थ है, मूल अर्थ है, उससे हट के किसी अर्थ विशेष के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, लोकसभा का मतलब होना चाहिए लोक यानी जनता, और सभा मतलब सभा। जहां कहीं जनता सभा करती है उसको लोकसभा कहा जाना चाहिए। अब हमने 10-20 लोगों को वो कहीं पर बात करते हुए देखा, मीटिंग करते हुए देखा, तो क्या वो लोकसभा है? नहीं, वो लोकसभा नहीं है। तो लोकसभा का हिंदी भाषा में हमारा जो संसद है, हमारी जो संसद है, उस संसद की लोकसभा का प्रयोग होता है, जिसमें राज्यसभा भी समाहित है। तो राज्यसभा के समेत जो हमारे यहाँ लोकसभा है, राज्यसभा और लोकसभा जो प्रतिनिधि बैठा करते हैं, तो उस प्रतिनिधि सभा को हम लोकसभा कहते हैं। तो यहाँ पर इसके दो अर्थ हो गए, लोकसभा के दो अर्थ हो गए। जो जलद है, जलद को लेता हूं मैं, जलद से बात स्पष्ट हो जाएगी। जलद का दो अर्थ है। एक तो है जो व्याकरण व्युत्पत्ति गम्य अर्थ है, जल देने वाला, जल देने वाला। जल देने वाला कौन है? जल देने वाला तो कोई भी हो सकता है भाई। किसी व्यक्ति ने मुझे जल दिया तो जलद वो हो गया, मैंने किसी को जल दिया तो मैं जलद हो गया, जल देने वाला। पर वास्तव में जलद शब्द से ये वाला अर्थ लिया नहीं जाता है। तो जलद शब्द से मेघ अर्थ लिया जाता है, इसलिए मेघी अर्थ में जलद की प्रसिद्धि है। तो ऐसे शब्द को, अब देखिए इसकी परिभाषा आ रही है, ऐसे शब्द जिनका व्युत्पत्ति लव्य अर्थ को प्रयोग में नहीं लिया जाता हो, उसका एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता हो, ऐसे शब्द को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये ध्यान रखने की चीज। जैसे पंकज शब्द लिया हमने, पीतांबर लेते हैं। पीतांबर का अर्थ होता है, पीत है पीतांबर। पीत और अंबर दो शब्द हैं, पीत और अंबर। लेकिन पीत और अंबर तो पीला अंबर तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी पीतांबर हो सकता है। क्या कोई व्यक्ति विशेष पीतांबर ओढ़ ले? समास का विग्रह करते हैं, पीला है अंबर जिसका। क्या मैं यदि ओढ़ लूं तो मैं पीतांबर कहलाऊंगा? नहीं। पीतांबर शब्द शास्त्रों में, साहित्य में हमेशा के लिए भगवान कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए पीतांबर से कृष्ण ही अभिहित होते हैं, कृष्ण ही संकेतित होते हैं। इसलिए पीतांबर शब्द क्या कहलाएगा? पीतांबर शब्द योग रूढ़ कहलाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से तीनों की परिभाषा बता दूं। सार्थक, निरर्थक स्पष्ट है। वे शब्द जो कुछ अर्थ देते हैं वो सार्थक होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक होते हैं। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो जिनको हम आगे विभाजित ना कर सकें, वो रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द वो होते हैं जिसमें प्रकृति प्रत्यय या उपसर्ग लगा दिए गए हों, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। और इसी तरह से योग रूढ़ जो होता है, इन दोनों से अलग है। योग रूढ़ जो होता है वो यौगिक तो होता है, लेकिन इसका अर्थ दो दो तीन तीन होते हैं। लेकिन किसी एक अर्थ को ही दुनिया में, समाज में, साहित्य में ज्यादा प्रचलित किया हुआ होता है। उदाहरण के लिए पीतांबर का अर्थ पीला वस्त्र वाला है, लेकिन पीतांबर का जो साहित्यगत प्रसिद्ध अर्थ है वो कृष्ण परक है। कृष्ण यहाँ पर पीतांबर से अभिहित हैं, इसलिए हम पीतांबर को
योग रूढ़ शब्द कहेंगे। इस प्रकार से हमने पहले और द्वितीय प्रकार के शब्दों के विभेद देखे हमने। अब हम तृतीय जो विभेद है हमारा उस पे आते हैं। देखिए तृतीय विभेद क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, रूपांतर के आधार पर। तो रूपांतर के आधार पर हम देखते हैं तो हमें प्राप्त होता है वो है रूपांतर के आधार पर। आप देखेंगे, देखिए हम कुछ वाक्य लेते, रूपांतर के आधार पर एक होता है विकारी, है ना, एक होगा विकारी और दूसरा होगा अविकारी। एक होगा विकारी और दूसरा होगा अविकारी। एक शब्द होगा विकारी, दूसरा शब्द होगा अविकारी। बहुत सरल है ये, इसका कंसेप्ट जो है बहुत सरल है, ध्यान रखना है। जैसे देखिए मैं एक वाक्य ले रहा हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं। मैं वहां गया, मुझे वहां जाना था। देखिए मैं का जो रूप है ना, मैं रहा एक बार, दूसरी बार मुझे हो गया। मैं जो है यहाँ पे करता है, क्या है, करता है, सब्जेक्ट है, करता है। यहाँ भी मैं क्या है, करता है ना। और जैसे ही जाना है बोला हमने तो मुझे, हमने मैं को मुझे कर दिया, ये भी करता है, एक तरह से देखा जाए तो ये भी करता है। इसका मतलब मैं जो है ना ये विकारी शब्द हो गया, ये बदल जाता है, स्थिति के अनुसार ये बदल जाता है। मैं का बहुवचन हम होता है, मैं का बहुवचन क्या, हम होता है। हमको भी हम हमें के रूप में लिखते हैं। तो मैं, हम, हमें, ये सब क्या है, सारे विकारी शब्द है, क्योंकि बदलते रहते हैं स्थिति के अनुसार। और दूसरा देखो इसमें धातु जो है ना, जाना धातु है, जा धातु है। जा धातु का एक तो जाता है बन रहा है, जा धातु का भूतकाल लिया तो गया रूप बना, जा धातु का जाना है लिखा हमने। इसका मतलब जा धातु भी देखो बार बार बदल रहा है, तो ये क्या है, ये विकारी है। अब देखो इसमें एक शब्द ऐसा चुप बैठा है जो परिवर्तित नहीं हो रहा, वो कौन सा है, वहां है। तो वहां, 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 तीनों स्थिति में, चाहे यहाँ लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे भूतकाल हो, चाहे वर्तमान काल हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, किसी से प्रभावित नहीं होता है ये। इसलिए हम इन शब्दों को तो कहेंगे विकारी शब्द, और इसको कहेंगे हम अविकारी शब्द। इसे क्या कहेंगे हम, अविकारी। इसको खास तौर पे ध्यान रखेंगे, ये जो है अविकारी शब्द है। तो ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं हम, अव्यय, अव्यय। और इस तरह से ये अविकारी, तो विकारी और अविकारी शब्दों से हमारी भाषा का निर्माण हुआ है। और ये बहुत सारे शब्द हैं जो विकारी अविकारी कहलाते हैं। और विकारी के रूप में जो अव्यय है, कई पाठ्यक्रम में अव्यय शब्द दिया हुआ है। कई बार आपको परीक्षाओं में गद्य खंड देते हैं और पूछते हैं कि आप बताइए इसमें अव्यय कौन सा है, विकारी कौन सा है, अविकारी कौन सा है। इसमें भूल नहीं करनी है, भिखारी शब्द नहीं है ये, भिखारी भीख मांगने वाला वो शब्द नहीं है, विकारी शब्द है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है, इसके बाद जो बात आ रही है वो है वो चीज है यहां बहुत रोचक है। शब्द शक्ति के आधार पे हमें शब्दों को जानना है। देखिए शब्द शक्ति जो होती है ना, ऐसी मान्यता रही है, खास करके संस्कृत के मौलिक पंडितों की मान्यता रही है, शब्दों में शक्ति होती है। यदि कुछ, और ये शक्तियां 3 प्रकार की हैं, आपको ज्यादा गंभीरता में नहीं जाना है, आपको सामान्य रूप से बेसिक बात जाननी है कि जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं
उसमें शब्द की 3 शक्तियां काम करती हैं। ऐसा वाक्य जैसा कहा जाए वैसा ही सुना जाए, उसमें कोई लाग लपेट न हो, कोई अतिरिक्त अर्थ न आता हो, उसे कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति का वाक्य। जैसे हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी हिंदी पढ़ रहे हैं, तो ये जो वाक्य है ये अभिधा शब्द शक्ति का वाक्य है। जैसा बोला है वैसा ही अर्थ है। तो एक शब्द शक्ति होती है अभिधा शब्द शक्ति, और दूसरी शब्द शक्ति होती लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति में 2-3 बातें अनिवार्य रूप से हुआ करती हैं। जैसे उसमें मुख्य अर्थ का बाद होता है, उसका उस मूल अर्थ से संबंध होता है, और रूढ़ी के कारण या प्रयोजन के कारण हम उसको अर्थ को निकालते हैं। तो ये बात आपके ऊपर से गई होगी, मैं इसको स्पष्ट करूंगा और सरल भाषा में बोलूं तो हम ये कहेंगे, जो बात बोली तो जाए लेकिन वो बात अपने आप पे अटपटी लगे, ऐसे कथन को हम लक्षणा शब्द शक्ति का कथन कहते हैं। जैसे हमारी भाषा, हमारी हिंदी भाषा में जो मुहावरे हैं वो सारे के सारे लक्षणा शब्द शक्ति से युक्त होते हैं। जैसे मैं बोलूं, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। चूहे कभी भी पेट के अंदर होते नहीं है, फिर भी हम पेट में चूहे कूद रहे हैं जब कह रहे होते हैं, तो इसका मतलब हुआ है कि ये बात गड़बड़ है। जो बात है अपने आप में विरोधाभासी बात है। मैं ये बोलूं कि वह हवा से बातें कर रहा था, है ना, एक धावक हवा से बातें करता हुआ और समय पे वहां पे पहुंच गया, मतलब तेज गति से चला। तो इस तरह से बहुत सारे जो मुहावरे हैं, मुहावरा अक्सर आप देखोगे सारे जो मुहावरे हैं उनमें लक्षणा शब्द शक्ति का पुट रहती है, शब्द शक्ति वहां रहती है। तो लक्षण शब्द की विशेषता यही है, वाक्य बोले जाएं और वाक्य में अटपटापन हो, विरोधाभासी बातें हो, जो बात होती नहीं हो दुनिया में उसको कहा गया हो, तो ऐसे को हम कहते हैं लक्षण शब्द शक्ति का वाक्य। जैसे उसकी दादी ने उसे पेट काट के पढ़ाया, पेट काट के पाला पोसा। तो पेट काट के पाला पोसा का मतलब ये नहीं कि दादी ने रोज पेट काटे और उसको खिलाया, ऐसा नहीं था। वास्तव में पेट काटने का मतलब है अपनी आवश्यकताओं को कम करके और फिर उसको पाला पोसा। तो ऐसी स्थिति में पेट काटना जो बात कही जा रही है वो वस्तुतः पेट काटने से संबंध नहीं है। आंखें फेर लेना एक मुहावरा है। तो आंखें फेर लेने का मतलब होता है किसी की उपेक्षा करना, किसी के प्रति उदासीन हो जाना को हम आंखें फेरने का मतलब है किसी के प्रति उदासीन हो जाना। तो ये जो आप देखेंगे लक्षणा वाला जो हमारा है सिद्धांत वो ये है, ऐसी कोई भी बात जो अपने आप में अटपटी हो लेकिन उसका एक विशेष अर्थ निकलता हो, ऐसे को हम लक्षण शब्द शक्ति का वाक्य कहते हैं। तो लक्षणा जो है हमारी शब्द शक्ति है उसको 3 हो गया। एक तो इसीलिए देखिए, एक होती है अभिधा शब्द शक्ति, एक होती है अभिधा शब्द शक्ति का वाक्य। अभिधा, इसमें मैंने बोला अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं। इसमें कोई अटपटापन नहीं है, सीधा सीधा कथन है। इसलिए हम वाचक शब्द है। हम कैसा शब्द है? वाचक शब्द है। हिंदी भी वाचक शब्द है, हिंदी भी वाचक शब्द है। पढ़ रहे हैं जो क्रिया है ये भी अपने आप में वाचक शब्द है। ये शब्द कैसे हैं? सारे के सारे कैसे शब्द हैं? ये वाचक शब्द हैं। ये शब्द के जो प्रकार चलते हैं उसमें अभिधा शब्द शक्ति के आधार पर, अभिधा शब्द शक्ति जहां होती है वहां के सारे शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। और दूसरा मैंने बताया लक्षक शब्द, अभिधा के बाद लक्षण नाम की एक शब्द शक्ति होती है। इसमें अटपटापन होता है। अटपटापन कैसे? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। यहां देखिए, यहां बात समझने की है। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, ये जो है ना इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है।
क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति क्यों है? क्योंकि बात अपने आप में अटपटी है। जो बात कही जा रही है ऐसा होता नहीं है। पेट में कभी भी चूहे नहीं होते हैं। अच्छा खासा कोई चूहा घुस जाए पेट में तो आदमी मर जाए पेट में चूहे के घुसने से। ऐसा होता नहीं, फिर भी ऐसा बोला जाता है। उसने मेरी नाक कटवा दी। अच्छा खासा साबुत नाक वाला व्यक्ति अपने परिजन के द्वारा गलत काम किए जाने पर खुद को कहता है उसने मेरी नाक कटवा दी। नाक कटवा दी तो नाक तो साबित है तुम्हारी, कहाँ नाक कटी तुम्हारी? अभी नाक कटी हुई होती, नाक विच्छिन्न होता आपके स्वरूप से तो हम नाक कटा मानते। तो यहाँ पे नाक कटवा दी का मतलब यथार्थ में नाक कटने से नहीं होता है। तो नाक होते हुए भी नाक कटी की बात कर रहे हैं, इसलिए यह मुख्यार्थवाद है। इसी को अटपटेपन को क्या कहते हैं? मुख्यार्थवाद। तो लक्षणा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मुख्यार्थवाद। क्या विशेषता है? मुख्यार्थवाद। इसी को हमने क्या कहा लोक की भाषा में? हमने कहा अटपटापन। हमने कहा है अटपटापन। पेट में चूहे होते नहीं है फिर भी हम अटपटी बात कहते हैं, भाई हमारे पेट पे चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से भोजन की व्यवस्था करो। तो ये इस तरह की जब बात होती है उसमें लक्षण शब्द शक्ति हुआ करती है। यहाँ पे जितने भी शब्द है ना सारे लक्षक शब्द हैं। ये शब्द कैसे हैं? लक्षक हैं। कौन कौन है? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है? सब के सब लक्षक शब्द हैं। ये शब्द लक्षक शब्द हैं। मैं शब्दों की बात कर रहा हूं, मैं भी कोई काव्य शास्त्र नहीं पढ़ा रहा हूं। मेरा ये कथन है कि देखो भाई, जब लक्षण शब्द शक्ति होती है, लक्षण शब्द शक्ति कब होती है? जब कथन में विरोधाभासी बात होती है, कथन में अटपटापन होता है, कथन में मुख्यार्थवाद होता है, तब उसमें लक्षण शब्द शक्ति मानी जाती है। और उस कथन के प्रत्येक शब्द को हम वाचक ना कह के लक्षक शब्द कहते हैं। हमारा ये कथन है, ये हमें ध्यान रखना है। तो एक शब्द शक्ति हो गई अभिधा, उससे उसमें जो शब्द प्रयुक्त होता है वो वाचक शब्द होता है। एक शब्द शक्ति हो गई भाषा की लक्षणा, उसमें जो शब्द प्रयुक्त होता है वो लक्षक शब्द होता है। और इसी तरह से एक और शब्द शक्ति है, एक और शब्द शक्ति है, उसका नाम है व्यंजना। शब्द शक्ति का क्या नाम है? व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति है। और उस व्यंजना वाले वाक्य में जो शब्द होते हैं उन सारे शब्दों को हम क्या कहते हैं? व्यंजक शब्द कहते हैं। व्यंजक शब्द। तो व्यंजना कब होती है भाई? व्यंजना तो और भी रोचक है, बहुत ही प्यारी है व्यंजना। वो ये होती है जब आप बोलते हो तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ये याद कर लो, ये हिंदी भाषा का एक फिल्मी गीत है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। यदि ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ वाक्य कहा गया हो, तब वहां पे हम व्यंजना शब्द शक्ति मानते हैं। उदाहरण के लिए आप एक वाक्य ले लें, जैसे सूर्यास्त हो गया। तो सूर्यास्त हो गया का शाब्दिक, सूर्यास्त हो गया अपने आप में अटपटी बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। देखिए व्यंजना शब्द शक्ति कहां होगी? देखिए सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया। इसमें व्यंजना क्यों है उसको देखते हैं। तो सूर्यास्त हो गया जो वाक्य है ना, इसमें इसका एक अर्थ ये निकला, ग्रामीण महिलाओं के लिए ये अर्थ निकला कि भाई भोजन आदि की व्यवस्था करने जाना है। ये जो अर्थ आ रहा है इसका, तो इसको हम कहेंगे ग्रामीण महिलाओं के लिए अर्थ हुआ एक अलग तरह का अर्थ हुआ कि भाई शाम हो गई। सामान्यतः गांव में शाम होने के बाद दिनचर्या बंद होने लगती है, खाना पीना करते हैं, फिर सोने की तैयारी करते हैं। तो ये ग्रामीणों के लिए अलग अर्थ हुआ। और यदि यही सूर्यास्त हो गया ग्वालों को कहा जाए तो ग्वालों के लिए अर्थ हो जाएगा इसका गायों को लेके चलना है। ग्वालों के लिए क्या अर्थ होगा? गायों को लेके चलना है। और यदि हम
तस्करों की बात करें, जो तस्कर होते हैं, तस्करों के लिए इसका क्या अर्थ होगा? तस्करों के लिए अर्थ होगा कि भाई तस्करी की तैयारी करनी, अंधेरा हो गया, अब हम माल को इधर उधर ले जा सकते हैं, प्रकाश में तो लोग देख सकते हैं, पुलिस व्यवस्था देख सकती है, अंधेरे में कोई किसी को देख नहीं सकता, कोई गवाह नहीं होगा, इसलिए चलो तस्करी का काम करते हैं। और इसी तरह से यदि कोई प्रेमी युगल हैं, वो लोकलाज से एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं और शाम होते ही वो मिलने के स्थान पर एकत्र होते हैं, उनके लिए शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया का अलग अर्थ है। तो ग्रामीण के लिए अर्थ है, ग्रामीण के लिए अर्थ है ग्रामीण महिलाओं के लिए अर्थ है भोजन आदि की तैयारी करना, भोजन आदि की तैयारी, है ना। ग्वालों के लिए अर्थ है गायों को घर ले जाना है, सूर्यास्त हो गया का अर्थ है गायों को घर ले जाना है। तो तस्करों के लिए हो गया चोरी की तैयारी करनी है, ठीक है ना। और जो प्रेमी युगल हैं उनके लिए अर्थ है शाम, संध्या हो गई, सूर्यास्त हो गया, शाम को बात हुई थी हमें मिलने जाना है, तो मिलन स्थल पर पहुंचना है, मिलने हेतु जाना है। तो आप देख रहे हैं, मिलने हेतु जाना, चोरी की तैयारी करना, है ना, और गायों को घर ले जाना, भोजन आदि की तैयारी करना। ऐसे यदि पुजारी जी होंगे तो पुजारी जी के लिए अर्थ होगा, पुजारी के लिए क्या अर्थ आएगा? आरती आदि, अर्चना आदि करनी है, आरती करनी है, आरती करनी, क्योंकि शाम के समय आरती होती है मंदिरों में। इस तरह से एक अर्थ, दो अर्थ, तीन अर्थ, चार अर्थ और पांच अर्थ। तो इस तरह से बहुत सारे अर्थ हम निकाल सकते हैं। अब देखो, हो तो एक ग्वाले ने आवाज लगाओ सूर्यास्त हो गया, ऐसा उसने आवाज लगाई, तो उस आवाज को महिला ने सुना तो भोजन आदि की तैयारी में लगना, यह अर्थ आया। चोरों ने सुना तो उसको लगा आप तैयारी करने जाना है, चोरी करने जाना है। प्रेमी ने सुना तो उसे याद आई कि प्रेमिका से बात हो रखी, उसे मिलने जाना है। पुजारी जी ने सुना तो पुजारी के लिए उसका अर्थ है कि हमें भाई आरती करने जाना है। इस तरह से सूर्यास्त हो गया जो एक शब्द है, उसके इस तरह से अनेक अर्थ हो सकते हैं। अब देखिए, बात समझिए, मूल बात क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंजक शब्द हुआ करते हैं। अब ये सूर्यास्त हो गया में जो सूर्यास्त है ना, ये व्यंजक शब्द है। ये क्या है? व्यंजक शब्द हो गया, क्या है? व्यंजक शब्द है। ये सूर्यास्त हो गया, तीन व्यंजक शब्द हैं यहाँ पे। इन तीन व्यंजक शब्दों के कारण अनेक प्रकार के अर्थ हमारे लगते हैं। हमारी कक्षा में यदि कोई बच्चा आता है, विलंब से आता है, तो मैं बोलता हूं, अरे आओ आओ, क्या बात है, बहुत समय से आए हो। हमने ऐसे कहा उसको, तो बहुत समय से आए हो, यदि आधा घंटा लेट आने के उपरांत भी यदि मैं उसे कह रहा हूं बहुत समय से आए हो, देखो बहुत समय से, कक्षा में बहुत समय से आना अपने आप में अटपटी बात नहीं है। समय से आए हो ये बात सही है, लेकिन इसका जो व्यंग्यार्थ है, वो कई प्रकार के हो सकते हैं। नंबर वन, कि तुम विलंबित हो। नंबर दो, तुम असावधान हो। नंबर तीन, मैं तुम्हारी अनुपस्थिति दर्ज करूंगा। नंबर चार, मैं तुम्हारे माता पिता को बताऊंगा। नंबर पांच, तू ऐसे ही करता रहा तो फेल हो जाएगा, इत्यादि बहुत सारे मन में विचार लेके मैंने कहा, अरे आओ आओ, क्या बात है, बहुत समय से आए हो। आधा पाठ हो गया तब कोई बच्चा आ रहा है, यदि मैं ऐसा बोल रहा हूं तो व्यंजना शब्द शक्ति की खासियत ये होती है कि जब आप व्यंजना शब्द शक्ति के वाक्य बोलते हो तो वाक्य अटपटापन नहीं होता, वाक्य सही होता है, लेकिन उसके जो अर्थ आते हैं वो संस्कार के हिसाब से, व्यक्ति के संस्कार के हिसाब से, श्रोता के संस्कार के हिसाब से, श्रोता की योग्यता के हिसाब से उसका वो अर्थ निकालता है। तो ऐसी स्थिति में हम इन सारे शब्दों को व्यंजक शब्द कहते हैं, जिससे व्यंग्यार्थ निकला करते हैं। तो आपने देखा कैसे वाचक, लक्षक, व्यंजक शब्द के विषय में हमने चीजों को किया। अब एक शब्द आता है
एक शब्द होता है ये देखो, अब शब्द होगा हमारा पंचम शब्द। इसको देखिए, हमने शुरू शुरू में जो बताया था उस पे आइए, आपको सब याद आ जाएगी बातें। ये देखिए, पहला तो अर्थ के आधार पे था, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पे था, तीसरा रूपांतर के आधार पे था, चौथा शब्द शक्ति पे चर्चा की हमने। अब अगला है उत्पत्ति या ऐतिहासिकता के आधार पर भी शब्दों के प्रकार होते हैं। ऐतिहासिक शब्द से आपको पकड़ना यह है कि शब्दों का संसार चलता चला आ रहा हजारों साल से। एक समय था जय श्री राम बोला जाता था, और आज बहुत से इलाकों में, खास करके पश्चिमी राजस्थान में, जस्सी राम बोला जाता है। तो कई बालकों के नाम जस्सी राम रखा जाता है। तो जस्सी राम क्या है? तो जय श्री राम जो है जस्सी राम में परिणत हो गया। तो समय लगा कि नहीं लगा किसी शब्द को इस शब्द में आने में? हम कभी श्रावण मास कहा करते थे, है ना, हम कभी श्रावण मास कहा करते थे, वो श्रावण आज सावन बन गया, श्रावण सावन बन जाना। तो इसकी चर्चा शुरुआत में की थी मैंने। तो उत्पत्ति या ऐतिहासिक के आधार पे भी हमारे शब्द होते हैं, वो कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें मैंने बता रखा है, संस्कृत वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और अर्थ तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत को छोड़ तो देते हैं वो, लेकिन पूरी तरह नहीं बदलते, कुछ कुछ संस्कृत का भाग उसमें रहता है, उसे हम अर्ध तत्सम कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं स्वामी शब्द लिया, हमने लिया स्वामी शब्द, स्वामी स्वामी, लेकिन अर्ध तत्सम यह हो जाएगा सामी। क्या हो जाएगा? सामी। लेकिन तद्भव में जाओगे तो ये हो जाएगा साईं। क्या हो जाएगा? साईं। ये देखो, है मजेदार, है ना। स्वामी तो संस्कृत वाला था, थोड़ा सा बदला, सामी बनाया अर्ध तत्सम में, और इसको पूरा बदल दिया तो बन गया साईं, साईं बाबा, गुसाई, साईं, इस तरह के शब्द बन गए। ये हो गया तद्भव का। विदेशी के बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। विदेशी की कैटेगरी में बहुत सारे शब्द आते हैं। अंग्रेजी के शब्द जो हिंदी में चल रहे हैं वो विदेशी हैं, अरबी के शब्द जो हिंदी में चल रहे हैं वो विदेशी हैं, फारसी के शब्द जो हिंदी में चल रहे हैं वो विदेशी हैं, कुछ पुर्तगाली शब्द जो हिंदी में चल रहे हैं वो विदेशी हैं। तो इन सब की चर्चा मैं अगले चरण में उस वाले में करने जा रहा हूं, उसे ध्यान से देखिए आप। ये देखो, हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला है विदेशी शब्द, यानी ऐतिहासिकता के आधार पे बनने वाले शब्द। ये देखिए, ऐतिहासिक शब्द इतिहास के कारण, कालक्रम के कारण ये शब्द बने हैं। वो जैसा हमने बोला, एक तो होता है तत्सम, एक होता है अर्ध तत्सम, एक होता है तद्भव, एक होता है देशी, एक होता है विदेशी, और एक होता है मिश्र। अब संयोग देखो, हमारे जो एग्जाम होते हैं ना, उन एग्जाम में इसका बहुत बहुत प्रश्न पूछा जाता है, तत्सम का और तद्भव का। इसके बारे में प्रश्न कम पूछे जाते हैं, और जब पूछ भी लिया जाए तो बच्चा अटक जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे हम यदि लेते हैं शब्द, जैसे हमने लिया चंद्र शब्द, ये देखिए हमने लिया चंद्र शब्द, चंद्र, तो ये क्या हो गया? अर्थसम क्या होगा? चंदर। आपने सुना होगा गांव में चंदर बोला जाता है कईयों को। और तद्भव क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा चांद या चंदा। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गुड़ के। इस तरह से चंदा शब्द जो है हमारे देशी भाषा में फैला हुआ है। पर देशी इसलिए नहीं कहेंगे हम इसको, क्योंकि चंद्र से बना हुआ इसका रूप पता चल रहा है।
देशी उसको कहते हैं जिसका मूल नहीं पता हो, अपने आप प्रकट हो गए हो, उन शब्दों को हम देशी शब्द कहते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द हमारे हैं, जैसे हड़ताल, खटाई, गड़बड़ वगैरह जो शब्द है ना, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। मिस्र में आप देखोगे, डाक खाना शब्द लेते हैं। देखो मिस्र में डाक खाना बहुत उपयोगी चीज है। डाक खाना, ये देखो आप, ये डाक जो है ना, ये बुलाने के अर्थ में देशी शब्द है। ये डाक, डाक जो शब्द है ये बुलाने के अर्थ में हिंदी का शब्द है। डाकना, बुलाना, ये देशी शब्द है। और खाना जो है ना, ये फारसी शब्द है। तो मिश्र शब्द ऐसे मिलेंगे। और विदेशी में आप देखोगे, विदेशी में तो बहुत सारे हैं। विदेशी में अरबी है, फारसी है, अरबी, फारसी और तुर्की, तुर्की भी है। इन तीनों को मिला दो, अरबी, फारसी, तुर्की और देशी, और देशी या तद्भव, इन चारों को मिला दोगे ना, तो ये बन जाएगा उर्दू। तद्भव अरबी, फारसी, तुर्की को मिला दिया तो बन गया उर्दू। तो विदेशी भाषा के शब्दों में अंग्रेजी भी है, जापानी भी है, जर्मन के शब्द भी हैं, सब विदेशी की कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रकार से तत्सम, अर्ध तत्सम, देशी, विदेशी, मिश्र शब्दों के ऐतिहासिक प्रकार हैं। देशी शब्दों में, इनको यहाँ पे ले लेते हैं हम, कुछ कुछ शब्द डाल देते हैं, इनको मिटा देता हूं मैं, सबको, सारे शब्दों को मैं लिख देता हूं, क्योंकि इसकी सूची लंबी है। तो देशी शब्दों को लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं गोस्वामी, इसको और स्पष्ट बता दें, गोस्वामी, इसका तद्भव बनेगा गुसाई, है ना, गुसाई। कई शब्द प्राप्त नहीं होते, है ना। इसी तरह से हम यहां लेंगे कृष्ण। अब कृष्ण का अर्धतत्सम रूप प्राप्त होता है। कृष्ण का अर्धतत्सम रूप है किशन, है ना, किशन बनकर के आया हुआ है। यहां पे हो जाता है कन्हैया, कान्हा या कन्हैया, है ना। और देशी में जब जाते हैं तो देशी में बहुत सारे शब्द हैं जो देशी कहलाते हैं। और जितने भी देशी शब्द हैं, जैसे लागू, चालू, बाड़ा वगैरह शब्द हैं। लागू, यह लागू हो गया, बाड़ा है, चालू है, ये शब्द क्या हैं? सारे देशी शब्द हैं जो हमारे उसमें हमारे बोलने ओलने में खूब सारे काम में आते हैं। जैसे चूड़ांत है, चिमटा है, झंडा है, चूड़ांत, चिमटा, जितने भी लोकल शब्द हैं सारे देशी में आते हैं। विदेशी में सारे अरबी, फारसी वगैरह आए करते हैं। मिश्र मैंने थोड़ा बताया था आपको। इस तरह से इन शब्दों की यात्रा है। तो शब्दों की यात्रा बड़ी रोचक है भाई, वास्तव में बहुत रोचक है। इस संबंध में एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, और वो चीज है, देखिए हमारे पास एक शब्द है मृगो न भीमा कुचरो गरिष्ठ। देखिए एक मृग शब्द है और एक गवेषणा शब्द है। ये देखो, गवेषणा क्या शब्द है? गवेषणा शब्द है, गवेषणा। और एक शब्द असुर भी है। ऐसे वैसे बहुत शब्द हैं, लेकिन हम इसको ले रहे हैं थोड़ा सा। एक नौ शब्द है। देखिए ये सब वेदों में नौ का अर्थ होता था की तरह। क्या होता था? की तरह, ये अर्थ होता था। मृग का अर्थ हुआ करता था सिंह। क्या दुनिया है, क्या समाज है, कहां से कहां हो जाता है, देख लो।
मृग का अर्थ वेदों में होता था सिंह। मृगो न भीमः कुचरो गरिष्ठः। विष्णु सूक्त में ये मंत्र आया हुआ है, मृगो न भीमा, मृग के समान भी भयंकर विष्णु भगवान है, तो इसके लिए शब्द आया हुआ है मृग। और गवेषणा का अर्थ हुआ करता था गो की खोज, गाय की खोज, गाय की खोज। ये देखो मैंने प्राचीन अर्थ बताए इसके। और असुर का मतलब होता था देवता। आज तो पूरा मामला ही बदल गया। ये हमने जो बताए हैं ना, ये सब प्राचीन अर्थ बताए। ये क्या बताया मैंने? प्राचीन अर्थ, वैदिक काल का अर्थ बताया। प्राचीन वैदिक अर्थ, वैदिक कालीन अर्थ, ये आपने देखा। और आपको इसके वैदिक कालीन अर्थ याद करने की आवश्यकता नहीं है। और आधुनिक जो अब जो है, आधुनिक जो अर्थ हुआ है इन सब का, आधुनिक क्या अर्थ हो गया? आधुनिक अर्थ हो गया न का अर्थ हो गया नहीं। मृग का अर्थ क्या हो गया? मृग का अर्थ हो गया हरिण। और गवेषणा का अर्थ हो जाता है अनुसंधान, अनुसंधान। और असुर का अर्थ हो जाता है यहां पे राक्षस। भैया ये है, यदि परीक्षक ये पूछ दे तो क्या करोगे आप? इसलिए स्वाध्यायान मां प्रमदितव्यम, ये शास्त्रीय वचन है। स्वाध्याय करते रहो, आनंद लेते रहो, क्योंकि स्वाध्याय में जो आनंद है ना वो कहीं नहीं है। दुनिया के जो आनंद है ना वो क्षण भर वाले हैं, लेकिन स्वाध्याय का जो आनंद है आपको नित्य नित्य आनंद देने वाली जो चीज है वो स्वाध्याय ही है। स्वाध्याय करते रहोगे, आपको टाइम पास की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। आप एकदम आनंद में निमग्न रहोगे। और कोई भी परीक्षा की अभी तो हम लोगों के सामने परीक्षा पास करने की चुनौती है, वो परीक्षा आराम से हम पास कर लेंगे। ये सब जो हम बातें कर रहे हैं, ये सब इन सब विषयों के थोड़े थोड़े परिचयात्मक बात है केवल। इसका रहस्य, इसके और अंतरतम में बहुत सी बातें हैं जो धीरे धीरे आपके पास खुलता। हम चाहते हैं कि हमारा, देखिए किसी भी बात को समझने के लिए हमारे पास 3 तरह की परीक्षा प्रणाली और जानकारी है। एक तो संप्रत्यय वाली बात, यानी सिद्धांत, और उसका जो अवधारणा है, अवधारणात्मक बातों को हम यहां रखते हैं सबसे पहले। जिसको अवधारणा समझ में आ जाए फिर उदाहरणों को पकड़ सकता है आराम से। जो उदाहरण पकड़ने के बाद फिर अभ्यास की जो चीज है ना, वो अभ्यास की चीजें आप हमारे साथ बैठ के टेस्ट दे के उनको पास कर सकते हो। क्योंकि परीक्षक अवधारणा से भी प्रश्न पूछता है, आधा प्रश्न तो आपका हो गया, लेकिन उदाहरण और भी हमें चाहिए। उदाहरण के रूप में मोटी मोटी किताबें हैं, या कई किताबों में पूरा उल्लेख नहीं होता, तो हमारे पास हमारी जो सीट है, हमारी जो हर टॉपिक से संबंधित कम से कम 200 सीट है। हर टॉपिक से संबंधित 150, 200 सीट है, जिससे यहाँ पे आपको दे पाना संभव नहीं है। जो लोग हमारे यहाँ पंजीकृत होते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं या फिर संपर्क करते हैं, उनको हम पूरी बात उपस्थित कराते हैं इस तरह से। और फिर इसके बाद टेस्ट की बात आती है। देखिए, आप चाय पत्ती इकट्ठी कर लें, आप दूध ले लें, आप पानी कर लें, है ना, सारी बातें इकट्ठी करने से चाय नहीं बनती है। चाय को समुचित अनुपात में मिला के और बहुत ध्यान से बनाए जाने के बाद ही चाय सुस्वादु बन के सामने आती है। तो ये सारी चीजें जो है ना, हम एक तरह से कंपोनेंट्स हैं ये आपके हिंदी ज्ञान के। इनको लेते जाइए, सबको ठीक से मिलाइए और करिए। हमारे पास तीन चीजें हैं। एक तो अवधारणा जो बताई मैंने, जो बताते हैं हर टॉपिक से पहले बताते हैं। अवधारणा से काफी काम हो जाता है, समझदार बच्चा उसी से काम निकाल सकता है। फिर उदाहरण, फिर मेरे प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस कराते हैं, आंसर देखते हैं, फिर उत्तर देते हैं, तो वो बात पक्की हो जाती है। फिर से ये अवधारणात्मक कक्षा, फिर उदाहरण की बातें, और इसके बाद अभ्यास, मूल्यांकन पद्धति। इन तीनों के बाद ही पढ़ाई पूरी होती है। तो आज के लिए इतना बहुत है। हम पुनः कल मिलते हैं, और आपको हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।